हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 4 का यूनिट 15। टॉपिक इज मोटिवेशन। एंड गाइस, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट एंड माय एफर्ट्स, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो किसी पर्सन को इंस्पायर करती है काम करने के लिए और उन्हें अपना फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए पुश करती है ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो किसी पर्सन को एक्शन में लाती है और उन्हें अपने टास्क में एंगेज रखती है विद एंथुजियाज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोटिवेशन से ही किसी पर्सन का वर्क बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू डेल्टन ई मैकफार्लैंड, मोटिवेशन का मतलब है वो अर्जेस, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस या नीड्स जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन वर्ड का ओरिजिन वर्ड मोटिव से हुआ है जो किसी पर्सन की नीड्स, वांट्स या डिजायर्स के अकॉर्डिंग उसे एक्शन लेने के लिए पुश करता है। यहाँ पर अर्जेस वो फीलिंग्स हैं जो हमें कुछ करने के लिए कंपेल करती हैं। ड्राइव्स वो इनर फोर्सेस हैं जो हमें स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए पुश करती हैं। डिजायर्स वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं। एस्पिरेशंस फ्यूचर के गोल्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। एंड नीड्स वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें सरवाइव करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मोटिव्स हमेशा इंटरनल होते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होते हैं। ये मोटिव्स किसी पर्सन के बिहेवियर का रीजन बन जाते हैं। जब हम नीड बोलते हैं तो इसका मतलब हमेशा अर्जेंट डिजायर नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी चीज होती है जो पर्सन के अंदर होती है जो उसे एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को खाना खाने की नीड है तो ये नीड उसे किचन में जाके फूड प्रिपेयर करने और उसे कंज्यूम करने के लिए मोटिवेट करती है या फिर फूड ऑर्डर करने के लिए मोटिवेट करती है, राइट? तो मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी पर्सन की नीड्स या मोटिव से। जब एक नीड अराइज होती है तो वो उस पर्सन को स्पेसिफिक गोल्स की तरफ गाइड करती है जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होती तो टेंशन क्रिएट होती है और पर्सन सॉल्यूशन सर्च करता है अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए। अगर वो अपनी नीड को फुलफिल कर लेता है तो न्यू नीड्स अराइज होती हैं और फिर न्यू गोल्स बन जाते हैं। और अगर फेल होता है तो वो या तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा या फिर डिफेंसिवली। तो ये एक साइकिल है नीड्स, गोल्स एंड एक्शंस का जो हमेशा किसी पर्सन के अंदर चलता रहता है, उनके बिहेवियर एंड वर्क परफॉर्मेंस को ड्राइव करता रहता है। इसलिए जब हम किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं, हम उनके नीड्स एंड गोल्स को टारगेट करते हैं सो दैट वो अपना बेस्ट दे सकें एंड इफेक्टिवली काम कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को इंस्पायर एंड एनकरेज करने में सो दैट वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए विलिंगली काम करें। ये जो वर्ड है विलिंगली, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब कोई मोटिवेट होता है तभी वो उस काम को विलिंगली करता है, राइट? मोटिवेशन किसी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ड्राइव करता है। Now let's understand few key aspects of motivation. First one is motives are the energizing forces within us. Motives ऐसे invisible forces हैं जो हमारे actions को drive करते हैं। हम इन forces को measure नहीं कर सकते because ये forces हर person के लिए different होती हैं और time के साथ change भी होती रहती हैं। हम मोटिव्स को डायरेक्टली देख भी नहीं सकते, पर हम किसी पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि उन्हें क्या मोटिवेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहा है तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि वो रिकग्निशन या प्रमोशन या सक्सेस के डिजायर से मोटिवेटेड है। देन अनदर इज वन मोटिव में लीड टू डिफरेंट बिहेवियर्स। एक सिंगल मोटिव से डिफरेंट बिहेवियर्स अराइज हो सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को प्रेस्टीज चाहिए तो एक पर्सन पॉलिटिकल ऑफिस के लिए रन करेगा, दूसरा चैरिटी को डोनेट करेगा और तीसरा हायर एजुकेशन अचीव करेगा। तो हर पर्सन अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो ऐसा नहीं है अगर सबका मोटिव सेम हो तो उनका बिहेवियर भी सेम होगा। मोटिव सेम हो सकता है लेकिन उसमें उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है एज पर व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, what exactly is motivating them. The next one is the same behavior may come from different motives. कभी कभी सिमिलर बिहेवियर डिफरेंट मोटिव से अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग एक कार परचेज करने के लिए अलग अलग रीजंस रखते हैं। कोई अट्रैक्टिव दिखने के लिए, कोई सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए और कोई रिलायबल व्हीकल की रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए सेम बिहेवियर कभी कभी ट्रू मोटिव को रिवील नहीं करता, बिकॉज सेम बिहेवियर के पीछे डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर एज एन एस्टिमेट ऑफ मोटिव्स। किसी पर्सन के बिहेवियर को बार बार ऑब्जर्व करके हम उनके मोटिव्स का एस्टिमेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हमेशा रीएश्योरेंस या अप्रूवल की सर्च में है तो वो इनसिक्योरिटी से मोटिवेटेड हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन हमेशा कॉन्फिडेंट दिख रहा है तो वो सेल्फ इंश्योरेंस से ड्रिवन हो सकता है, राइट? नेक्स्ट इज मोटिव्स में ऑपरेट इन हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट। किसी पर्सन का बिहेवियर अक्सर मल्टीपल मोटिव से शेप होता है। ये मोटिव्स एक दूसरे से अलाइन भी हो सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। जब मोटिव्स एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं तो ये पर्सन को एक डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को हायर एजुकेशन चाहिए और उसे अपनी फैमिली की हेल्प करने की भी ज़रूरत है, तो दोनों मोटिव्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट अपने टाइम को इस तरह से बैलेंस कर सकता है कि वो एजुकेशन भी करे और फैमिली की हेल्प भी करे। लेकिन कभी कभी मोटिव्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ये तब होता है जब एक मोटिव दूसरे को रोक रहा हो। जैसे एक एथलीट जो दूसरों से आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, वो ये सोचता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ले लेगा तो टीममेट से अलग हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। ऐसे सिचुएशंस में मोटिवेशन का रिजल्ट होता है कि पर्सन को अपने डिफरेंट डिजायर्स के बीच बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। वो सोचता है कि किस मोटिव को प्रायोरिटी देनी है और किसे सेक्रीफाइस करना है। ये बैलेंसिंग एक्ट उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। द नेक्स्ट वन इज मोटिव्स कम एंड गो। मोटिवेशन हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन जो समर वेकेशन पर फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका फेवरेट स्पोर्ट्स सीजन भी आ रहा है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यहाँ उनका मोटिव ट्रैवल का वीक हो गया एंड स्पोर्ट्स का स्ट्रांग हो गया। वैसे ही एक टीनेजर जो फैशन को लेकर बहुत कंसर्न रहता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उनका फोकस भी चेंज हो सकता है। जब वो छोटे होते हैं तब फैशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं वो अपने मोटिव्स को भी एडजस्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मोटिव्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मोटिव्स सिर्फ हमारे अंदर नहीं होते, इंटरनल नहीं होते, बल्कि ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स कभी कभी हमारे मोटिव्स को ट्रिगर या सप्रेस करने में एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर घर पर आपकी फेवरेट डिश बन रही है तो आपको भूख ज्यादा महसूस होती है, बिकॉज खाना देखकर या स्मेल करके हमारी भूख क्या हो जाती है, ट्रिगर होती है, राइट? तो वैसे ही सोशल नीड्स जैसे एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी न्यू ग्रुप में जाना है तो तुम्हें फील होता है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। यहाँ सोशल सेटिंग तुम्हारे मोटिव्स को ज्यादा प्रोमिनेंट बना देता है, बिकॉज तुम्हें सोशल एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स लेटेंट नीड्स को एक्टिवेट करते हैं। लेटेंट नीड्स वो होती हैं जो किसी टाइम पर हिडन होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशन में उन्हें रियलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त कॉलेज में कभी नहीं गया, लेकिन जब वो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाता है तो उसे एजुकेशन एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट महसूस होती है। यहाँ एनवायरनमेंट ने उसकी लेटेंट नीड को एक्टिवेट किया। तो टू कंक्लूड, मोटिवेशन को समझना इसलिए ज़रूरी है
ताकि हम लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एनकरेज कर सकें। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इंडिविजुअल नीड्स, डिजायर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। बिकॉज मोटिवेशन डायनेमिक है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है और इसे पिन पॉइंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करें एंड अंडरलाइंग फोर्सेस को समझें, तो तुम्हें ये पता चल सकता है कि लोगों को क्या ड्राइव कर रहा है और उन्हें कैसे इफेक्टिवली इंस्पायर किया जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का प्रोसेस 4 की एलिमेंट से मिलकर बनता है: बिहेवियर, मोटिव्स, गोल्स एंड फीडबैक। इन्हें समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे एक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट इज बिहेवियर। बिहेवियर वो एक्टिविटीज हैं जो लोग करते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग। हर बिहेवियर किसी गोल को अचीव करने के डिजायर से मोटिवेटेड होता है। लोग अक्सर अलग अलग एक्टिविटीज में बहुत फास्ट स्विच करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। इसलिए मैनेजर्स के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीजें उन्हें मोटिवेट करती हैं। इससे वो उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली स्टडी करता है तो उसका बिहेवियर ये बताता है कि वो एग्जाम्स में अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। देन अनदर इज मोटिव्स। मोटिव्स वो ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो बिहेवियर को इंस्पायर करती हैं। ये इंडिविजुअल्स को एक्शन लेने के लिए फोर्स करती हैं और एक्टिविटी के मेन एनर्जाइजर्स होते हैं। मोटिव्स सब्जेक्टिव होते हैं एंड पर्सनल फीलिंग्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कंटिन्यूसली अराइज होते हैं एंड किसी इंडिविजुअल के एक्शंस की डायरेक्शन को शेप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जॉब में सक्सीड करने का मोटिव है तो वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करने की कोशिश करेगा। नाउ अनदर इज गोल्स। गोल्स वो आउटकम्स होते हैं जिन्हें इंडिविजुअल्स अचीव करना चाहते हैं। जब किसी पर्सन को फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बैलेंस की कमी महसूस होती है, तब उनके मोटिव्स एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि वो बैलेंस रिस्टोर कर सके। गोल्स ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। गोल्स को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कल्चरल नॉर्म्स, बायोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवन सोशल एनवायरनमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन पावर की जरूरत को फुलफिल करने के लिए लीडरशिप पोजीशन की तलाश कर सकता है या दूसरों पर डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। अनदर इज फीडबैक। फीडबैक वो इंफॉर्मेशन है जो इंडिविजुअल्स को उनके गोल्स अचीव करने की तरफ प्रोग्रेस के बारे में बताती है। ये उन्हें समझने में हेल्प करता है कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के क्लोज आ रहे हैं या उनके अप्रोच में एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। पॉजिटिव फीडबैक बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकता है एंड इंडिविजुअल्स को उनके एफर्ट्स कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को टीचर से अच्छी परफॉर्मेंस का फीडबैक मिलता है तो वो और हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेटेड होता है। तो टू कॉन्क्लूड, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बिहेवियर, मोटिव्स, गोल्स एंड फीडबैक का कॉम्बिनेशन होता है। हर पर्सन के पास मल्टीपल नीड्स होती हैं जो compete करती हैं अटेंशन के लिए, और किसी भी टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट नीड उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बिहेवियर को मोटिवेट नहीं करती और लोग न्यू गोल्स एंड डिजायर सर्च करते हैं। ये प्रोसेस समझना मैनेजर्स एंड लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेशन को फॉस्टर कर सके एंड परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि किन रीजंस की वजह से मोटिवेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज असेंशियल फॉर फंक्शनिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें लोगों की रिसोर्सेज जैसे पैसे की एंड टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब एम्प्लॉयज अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो क्या वो अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे? नहीं देंगे। इसलिए मैनेजर्स का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें सो दैट वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। देन अनदर इज कॉम्प्लेक्स एंड परवेसिव।
मोटिवेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, मींस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, लीडरशिप स्टाइल एंड वर्क कल्चर का मोटिवेशन पर बहुत इम्पैक्ट होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जब मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर पड़ता है। मतलब जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं तब वो अपने एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में डेफिनेटली लगा देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ज़रूरी है कि उनके एम्प्लॉयज़ सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें बल्कि वो टेक्नोलॉजी के साथ इफेक्टिवली एंगेज भी करें। जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं तब वो न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करने और उनको यूज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशंस ये समझने लगी हैं कि एम्प्लॉयज उनके लिए फ्यूचर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर वो आज एम्प्लॉयज की मोटिवेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो कल वो उनका टैलेंट पूल बनेगा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। इसलिए मोटिवेशन से एम्प्लॉयज की स्किल्स डेवलप होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल बनते हैं। तो ओवरऑल मोटिवेशन का रोल ऑर्गेनाइजेशन में हर एस्पेक्ट से कनेक्टेड होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग, टेक्नोलॉजी अडेप्शन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरीज हमें ये समझने में हेल्प करती हैं कि कैसे हम लोगों को इफेक्टिवली मोटिवेट कर सकते हैं। हम 3 वेल नोन थ्योरीज को डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। First one is McGregor's participation theory. Second is Maslow's need priority theory. And third is Herzberg's two-factor theory. तो सबसे पहले हम फर्स्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, which is McGregor's participation theory. डगलस मैकग्रेगर ने ह्यूमन बिहेवियर को वर्कप्लेस में समझने के लिए 2 थ्योरीज डेवलप की थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये थ्योरीज बताती हैं कि मैनेजर्स के अपने एम्प्लॉयज को लेकर क्या व्यूज हैं और ये व्यूज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं थ्योरी एक्स की। थ्योरी एक्स एज्यूम करती है कि ज्यादातर लोग वर्क को पसंद नहीं करते और वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जब भी पॉसिबल हो। मैनेजर्स जो थ्योरी एक्स पे बिलीव करते हैं उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयज को पुश या थ्रेटन करना पड़ता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी लैक करते हैं, मींस वर्क को अवॉइड करते हैं, लेजी होते हैं और काम से बचना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपनी सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, सेल्फ डायरेक्शन या अपने आप काम करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन की नीड से इंडिफरेंट होते हैं, दूसरों से डायरेक्शंस लेना प्रेफर करते हैं, डिसीजन मेकिंग अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। सो बेसिकली मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स को एक ट्रेडिशनल व्यू की फॉर्म में कैरेक्टराइज किया जहां वर्कर्स को पुश एंड परसुएड करना पड़ता है सो दैट वो अपना काम करें। इस पर्सपेक्टिव में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ज्यादा यूज होता है, मीन्स एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है और उन्हें स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस देता है। इन शॉर्ट थ्योरी एक्स एज्यूम करता है कि एम्प्लॉयज नेचुरली मोटिवेट नहीं होते, इसीलिए उनसे फोर्स या स्ट्रॉन्ग सुपरविजन के थ्रू काम करवाया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्योरी वाई। थ्योरी वाई का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। मैकग्रेगर का कहना है कि ये थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक है। थ्योरी वाई कहती है कि लोग नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और जब वो अपने गोल्स के लिए कमिटेड होते हैं तब वो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज इंटीग्रिटी रखते हैं, अपने गोल्स अचीव करने के लिए डिलीजेंटली काम करते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से नहीं डरते, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में इंटरेस्ट लेते हैं एंड पैसिव या सबमिसिव नहीं होते, अपनी कमिटमेंट्स के लिए खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैकग्रेगर ने थ्योरी वाई को डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस बनाए जो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज, मैकग्रेगर ने कहा कि फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स करना उतना ही नेचुरल है जितना प्ले या रेस्ट करना। मीन्स ज़्यादातर लोगों को काम इनहेरेंटली पसंद या नापसंद नहीं होता, अगर एनवायरनमेंट ठीक मिले तो लोग काम इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड अजम्पशन इज, लोगों को जब अपने गोल्स से कमिटमेंट होती है तब उन्हें कंट्रोल या थ्रेटन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपनी सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल से काम करते हैं। यानी अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो उसे मैनेज करना ईजी हो जाता है। थर्ड अजम्पशन इज, जब लोग अपने ऑब्जेक्टिव से जुड़ते हैं तो उनका मोटिवेशन उन रिवॉर्ड से होता है जो उन्हें अचीव करने पर मिलता है, जैसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब अगर उन्हें लगता है कि काम से उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो अपने आप मोटिवेटेड रहेंगे। नाउ द फोर्थ एजम्पशन इज, अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड नहीं करते बल्कि वो इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग अगर किसी में एम्बिशन की कमी है तो उसका रीज़न इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बल्कि उस पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस उसका रीज़न हो सकता है। नाउ द फिफ्थ एजम्पशन इज, बहुत से लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हैं और उनकी क्लेवरनेस को ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है। मीन्स एम्प्लॉयज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जो उन्हें सेल्फ डायरेक्टेड बनाती हैं। एंड द लास्ट assumption इज, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में एवरेज पर्सन का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफन अंडर यूटिलाइज रहता है। मीन्स अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलें तो लोग अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सकते हैं और इनोवेटिव आइडियाज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सभी एजम्पशंस दिखाते हैं कि अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए तो एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के। Now, our next topic is implications of theory Y. तो मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई के कुछ इंपॉर्टेंट implications हैं जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। थ्योरी वाई एक न्यू अप्रोच प्रमोट करता है जहां पर कोऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच एम्फसाइज होती है। इस थ्योरी में मैनेजर्स का एम होता है आउटपुट को मैक्सिमाइज करना और कंट्रोल को मिनिमाइज करना। यानी मैनेजर्स कंट्रोल से ज्यादा कोऑपरेशन पर फोकस करते हैं। थ्योरी वाई अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स उनके अपने बेस्ट इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, जो एक हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो थ्योरी वाई कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस में काम आता है, जैसे जॉब एनरिचमेंट। मीन्स एम्प्लॉयज का काम इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग बनाया जाता है ताकि उनकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सके। देन डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज तक ट्रांसफर किया जाता है जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सके और उनमें ओनरशिप का सेंस आ सके। देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इस अप्रोच में एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है जो उनके मोटिवेशन एंड कमिटमेंट को इंक्रीज करता है। तो ये टेक्निक्स तभी इफेक्टिवली काम करती हैं जब एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां एम्प्लॉयज सेल्फ मोटिवेटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर हों। मीन्स अगर एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और काम करने के लिए मोटिवेटेड हैं तो थ्योरी वाई के प्रैक्टिसेस इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। मैकग्रेगर ने आर्ग्यू किया था कि बिहेवियरल साइंसेस में हुई रिसर्च ने दिखाया है कि थ्योरी वाई की एजम्पशंस थ्योरी एक्स से ज़्यादा वैलिड हैं। मीन्स मॉडर्न वर्कप्लेस में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए थ्योरी वाई ज़्यादा इफेक्टिव है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रेजल ऑफ मैकग्रेगर्स थ्योरीज। एम्प्लॉयज के बिहेवियर को समझने में मैकग्रेगर थ्योरीज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैकग्रेगर ने ये हाईलाइट किया कि अक्सर इंडिविजुअल्स में
थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दोनों टाइप के ट्रेट्स होते हैं और उनका बिहेवियर इन एक्सट्रीम्स के बीच शिफ्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मूड, इम्पल्सेस, नीड्स एंड एनवायरमेंट। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी एक ही एम्प्लॉय थ्योरी एक्स जैसा बिहेव करता है और कभी कभी थ्योरी वाई जैसा। मैकग्रेगर थ्योरीज का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये था कि उन्होंने एल्टन मायो के फाइंडिंग्स को क्लैरिफाई किया एंड फर्दर रिसर्च को इंस्पायर किया, स्पेशली एम्प्लॉय मोटिवेशन, लीडरशिप एंड बिहेवियर में। एल्टन मायो अपनी हॉथॉर्न स्टडीज के लिए जाने जाते हैं, जो वर्क प्लेस बिहेवियर पर एक फेमस रिसर्च थी। मैकग्रेगर के आइडियाज ने इन स्टडीज को आगे लेकर रिसर्च एंड इंटरेस्ट को स्पार्क किया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरी एक्स को ऑटोमेटिकली बैड या नेगेटिव नहीं समझना चाहिए और ना ही थ्योरी वाई को ऑटोमेटिकली गुड। ये थ्योरीज मैनेजर्स के एटीट्यूड या उनकी सोच को रिप्रेजेंट करती हैं, फिक्स बिहेवियर पैटर्न्स नहीं बताती हैं। मीन्स मैनेजर कैसे सोचते हैं उनके बिलीफ सिस्टम पर थ्योरीज बेस्ड हैं। मैनेजर्स के लिए ये जरूरी है कि वो थ्योरी वाई के असम्पशंस को फॉलो करें, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म में उन्हें थ्योरी एक्स जैसा डायरेक्टिव अप्रोच भी अडॉप्ट करना पड़ सकता है। ये स्पेशली तब होता है जब कुछ इंडिविजुअल्स को शॉर्ट टर्म में पुश करके मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो सेल्फ मोटिवेटेड एंड मैच्योर बन सकें, जो इवेंचुअली थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग बिहेवियर डेवलप करने में हेल्प करता है। इस तरह से मैकग्रेगर के थ्योरीज एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, जिससे मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को बेटर समझकर उनकी मोटिवेशन को एनहेंस कर सकते हैं। तो टू कंक्लूड, मैकग्रेगर की थ्योरी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि वर्क प्लेस में मोटिवेशन कैसे वर्क कर सकता है। मैनेजर्स अगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के अजम्पशंस को समझेंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज को एंगेज एंड मोटिवेट करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, जो एंड में ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ वी कम टू सेकेंड थ्योरी, मास्लोज नीड प्रायोरिटी थ्योरी। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये एक फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है, एक हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस पर। अब्राहम मास्लो ने ये बिलीव किया कि मोटिवेशन स्टार्ट होता है जब इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, और ये नीड्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हैं, लोअर से हायर लेवल्स तक। अगर हम इन नीड्स को समझ लें तो हमें ये समझ आएगा कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस में। तो जैसे ये प्राइमरी नीड्स हो गई और फिर ये सेकेंडरी नीड्स हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन क्या करता है, अपनी प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करेगा, जिसको लोअर टू हायर में कैटेगराइज किया गया है। फिर वो अपनी सेकेंडरी नीड्स पर स्टेप बाय स्टेप आएगा, राइट? तो ये है हायरार्की ऑफ नीड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस हायरार्की। सो फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे बेसिक नीड्स हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। ये नीड्स सबसे पावरफुल मोटिवेटर्स हैं बिकॉज इनको पूरा किए बिना इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पहले ये नीड्स फुलफिल होती हैं, तभी हायर लेवल नीड्स इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो सेकंड आती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो जब फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ये सब इंक्लूडेड है। लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स आगे भी पूरी होती रहें। फिर आती हैं सोशल नीड्स। ह्यूमन इनहेरेंटली सोशल बीइंग्स हैं, उन्हें इंटरेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए। सोशल नीड्स में इंक्लूडेड है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, रिकग्निशन एंड ग्रुप में एक्सेप्टेंस। ये नीड्स लोगों को रिलेशनशिप्स बनाने एंड सोशल एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए ड्राइव करती हैं, जो उनकी वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकती हैं। इसके बाद आती है स्टीम एंड स्टेटस नीड्स। ये नीड्स सेल्फ वर्थ एंड रेस्पेक्ट से रिलेटेड हैं। लोग रेस्पेक्ट, स्टेटस एंड अकम्पलिशमेंट चाहते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करता है। अगर ये नीड्स फुलफिल होती हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, लेकिन अगर ये मीट नहीं होती तो लोगों को इन्फीरियोरिटी एंड हेल्पलेसनेस फील होता है, राइट? इसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये मास्लो के हायरार्की का हाईएस्ट लेवल है।
जहां लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड पोटेंशियल को फुलफिल करना चाहते हैं। ये नीड पर्सनल गोल्स अचीव करने, क्रिएटिविटी परस्यू करने और ऐसे चैलेंजेस लेने से रिलेटेड है जो पर्सनल डेवलपमेंट एनहेंस करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लोग मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस सर्च करते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट सीक्वेंस ऑफ नीड्स। मास्लो ने प्रपोज किया था कि ये नीड्स एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं। मींस जब तक एक लोअर लेवल नीड रीजनेबली सेटिस्फाई नहीं होती, इंसान हायर लेवल नीड्स पर फोकस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंसान भूखा है तो ये एक फिजियोलॉजिकल नीड है, तो वो दोस्तों से मिलने मीन सोशल नीड पर फोकस नहीं करेगा जब तक उसकी भूख खत्म नहीं होती। एक बार जब एक नीड फुलफिल हो जाती है तो वो मोटिवेटर नहीं रहती और इंसान नेक्स्ट लेवल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोचने लगता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेचर ऑफ नीड्स। फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन हायर लेवल नीड्स अनलिमिटेड होती हैं। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लोग सोशल, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करने लगते हैं। स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि हायर ऑर्डर नीड्स जैसे सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ स्टीम लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लिमिटेशंस ऑफ दिस हायरार्की। मास्लोज हायरार्की थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। ये थ्योरी हर सिचुएशन या कल्चर में यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती। रिसर्च बताती है कि अलग अलग कल्चर्स जैसे यूरोप एंड जापान में लोग अपनी नीड्स को अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज में लोग अपनी एस्टीम नीड्स को सेफ्टी नीड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस भी इस बात को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि लोग अपनी नीड्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं और कैसे सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए मास्लो का मॉडल हर कॉन्टेक्स्ट में इक्वली अप्लाई नहीं होता। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टाइम पे मल्टीपल मोटिवेशंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मींस लोग एक साथ अलग अलग नीड से मोटिवेटेड हो सकते हैं और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड चेंज हो सकती है। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अगर वो सोशली एक्सेप्टेड है लेकिन उसे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है तो उस समय उसकी सेल्फ एस्टीम नीड ज्यादा प्रायोरिटी बन सकती है। तो ह्यूमन मोटिवेशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है और एक ही थ्योरी हर तरह की सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होती। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना भी जरूरी है। एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन अक्सर एक साथ मल्टीपल नीड से गाइडेड होती है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में एक या दो नीड ज्यादा डोमिनेंट हो सकती हैं। जैसे पैसा काफी बार फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन हायर ऑर्डर नीड्स जैसे सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सिर्फ पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। तो लोग अक्सर उन चीजों के लिए मोटिवेट होते हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं, ना कि उन चीजों के लिए जो ऑलरेडी उनके पास हैं। यानी लोग न्यू चीजें अचीव करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ना कि जो ऑलरेडी उनके पास है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए मोटिवेशन का लेवल हर इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट एंड डिजायर्स पर डिपेंड करता है। एक और चीज जो मास्लो की थ्योरी को इम्पैक्ट करती है वो है पर्सनल डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल अपनी नीड्स को अलग तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए सेल्फ एस्टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें सोशल कनेक्शन से ज्यादा अपनी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट चाहिए होती है। वहीं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा मोटिवेशन का लेवल भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सपीरियंस किया है तो उसके लिए बेसिक नीड्स फुलफिल करना जैसे खाना मिलना सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। उस टाइम उसके लिए बस बेसिक सर्वाइवल नीड सेटिस्फाई होना ही उसके लिए काफी होता है। इसका मतलब यह है कि हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस एंड प्रायोरिटी अलग होती है और उनकी नीड्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। So to conclude, मास्लो की नीड प्रायोरिटी थ्योरी एक यूजफुल फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन मोटिवेशन को समझने में हेल्प करता है, खासतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। इस थ्योरी को समझने से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल्स अलग अलग नीड से मोटिवेटेड होते हैं जो लोअर से हायर ऑर्डर में
अरेंज्ड होती हैं। अगर मैनेजर्स एंड लीडर्स इसको समझें तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो इन नीड्स को एड्रेस करे। इससे इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रेटजीज, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि ये हायरार्की सब जगह एक जैसी अप्लाई नहीं होती। कल्चरल डिफरेंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन मोटिवेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल्स अपनी नीड्स को कैसे एक्सपीरियंस एंड प्रायोरिटाइज करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ की डाइवर्स मोटिवेशंस को समझने के लिए, ताकि एक एंगेज्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बना रहे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मोटिवेशन थ्योरी में, जिसमें दो तरह के जॉब फैक्टर्स की बात की गई है, मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स। मेंटेनेंस फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो अगर मिसिंग होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन फील होता है, लेकिन अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो ये एम्प्लॉयज़ को स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन दें, ये ज़रूरी नहीं है। इन्हें मैनेजमेंट अक्सर मोटिवेटर्स समझ लेती है, लेकिन रियलिटी में ये डिससेटिस्फेक्शन के सोर्सेज हैं। इन डिससेटिस्फाइंग फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर कहा जाता है, बिकॉज ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बेसिक लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स को हाइजीन फैक्टर्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ में स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। इन फैक्टर्स को मोटिवेशनल फैक्टर्स कहते हैं। जब ये फैक्टर्स नहीं होते तो इनकी एब्सेंस ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन नहीं देती, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। तो हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी नीड स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, जितनी भी ह्यूमन नीड्स हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उनको दो फैक्टर्स में डिवाइड करती है, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स में हमारे पास कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सुपरवाइजर, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद पीयर्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस विद सबऑर्डिनेट्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस, ये सब इंक्लूडेड है। और वहीं मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं अचीवमेंट, recognition, advancement, work itself, possibilities of growth and responsibility। तो इन फैक्टर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिक, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करते हैं। इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे हमने अभी देखा, इसमें वेजेस इंक्लूडेड हैं। वेजेस क्या है? आपकी सैलरी। फ्रिंज बेनिफिट्स मींस एडिशनल बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, ये सब हाइजीन फैक्टर्स हैं। देन वर्किंग कंडीशंस मींस सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। देन कंपनी पॉलिसीज मींस कंपनी की पॉलिसीज फेयर होने से एम्प्लॉयज खुश होते हैं, राइट? तो जब ये हाइजीन फैक्टर्स या ये मेंटेनेंस फैक्टर्स सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर होते हैं तो ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते, इसलिए इन्हें मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं कहा जाता। फिर आते हैं हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें सेटिस्फायर्स भी कहा जाता है, और इनमें जो इंक्लूडेड है वो है रिकग्निशन एंड अप्रिशिएशन, मीन्स जब एम्प्लॉयज़ के हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाता है रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन के फॉर्म में, तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। देन अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। जब लोग अपने काम से खुश होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, अगर एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन या स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। अनदर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग इम्पॉर्टेंट एट वर्क, जब एम्प्लॉयज़ को उनका काम इम्पॉर्टेंट लगता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। देन न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजिंग टास्क, मीन्स न्यू चैलेंजेस देने से एम्प्लॉयज़ को और भी मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशनल फैक्टर्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और इनकी एब्सेंस से ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो टू कंक्लूड, हाइजीनिक फैक्टर्स बेसिक सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करते हैं,
जबकि मोटिवेशनल फैक्टर्स एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं। मैनेजर्स अक्सर हाइजीनिक फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इससे एम्प्लॉयज में मोटिवेशन रिड्यूस होता है। मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए मैनेजर्स को मोटिवेशनल फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, आज के मोटिवेटर्स आने वाले कल के हाइजीन फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसे ही एम्प्लॉयज किसी नीड को अचीव करते हैं, वो उन्हें मोटिवेट नहीं करते और वो न्यू मोटिवेटर्स की सर्च करने लगते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक इंसान के लिए हाइजीन फैक्टर जो है वो दूसरे इंसान के लिए मोटिवेटर बन सकता है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का प्राइमरी नीड मीट नहीं हुआ है तो उसके लिए एक अच्छी सैलरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन सकता है। तो हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी हमें ये समझाता है कि हमें काम करने के एनवायरनमेंट को समझना चाहिए ताकि हम एम्प्लॉयज को सही तरह से मोटिवेट कर सकें और उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन हर्सबर्ग्स एंड मास्लोज थ्योरी। मास्लो ने अपनी थ्योरी में हायरार्की ऑफ नीड्स बताई हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि जब तक किसी पर्सन की कुछ नीड्स, बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। इस थ्योरी में 5 लेवल ऑफ नीड्स बताई गई हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मास्लो कहते हैं कि जब एक लेवल की नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो पर्सन नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने लगता है। हर्सबर्ग का फोकस थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने मोटिवेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड मेंटेनेंस और हाइजीनिक फैक्टर्स। मेंटेनेंस फैक्टर्स जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, ये वो फैक्टर्स हैं जो डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ये फैक्टर्स ज़रूरी हैं बट ये मोटिवेट नहीं करते। वहीं मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फैक्टर्स पर्सन को अपनी जॉब में अच्छा फील करने में हेल्प करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी किस सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो मास्लो की थ्योरी सभी तरह के वर्कर्स पे अप्लाई हो सकती है, बिकॉज हर इंसान के नीड्स यूनिवर्सल होती हैं। लेकिन हर्सबर्ग की थ्योरी मोस्टली प्रोफेशनल लोगों पे ज़्यादा अप्लाई होती है, जहां जॉब सेटिस्फेक्शन एंड अचीवमेंट जैसे फैक्टर्स का इम्पोर्टेंस होता है। इस तरह से दोनों थ्योरीज ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उनका फोकस एंड अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन हर्सबर्ग एंड मास्लोज थ्योरी। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? मास्लो एंड हर्सबर्ग की थ्योरीज थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स भी हैं जो हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि वर्कप्लेस में मोटिवेशन कैसे वर्क करता है। मास्लो के लोअर ऑर्डर नीड्स जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स, ये सभी नीड्स हर्सबर्ग के मेंटेनेंस फैक्टर से मैच करते हैं। ये नीड्स जब कंप्लीट होती हैं तो ये लोगों को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करती, लेकिन अगर ये कंप्लीट ना हो तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। मास्लो के फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी एंड सोशल नीड्स हर्सबर्ग के मेंटेनेंस फैक्टर्स में आती हैं। इनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, लेकिन ये मोटिवेट करने से ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन को अवॉइड करती हैं। लेकिन अगर हम मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स देखें तो ये हर्सबर्ग के मोटिवेशनल फैक्टर्स में आती है, बिकॉज ये लोगों को आगे बढ़ने, अपने पोटेंशियल अचीव करने एंड जॉब में बेटर परफॉर्म करने की एनर्जी देती है, उसके लिए मोटिवेट करती है। अब एस्टीम नीड्स के कुछ पार्ट्स जैसे स्टेटस हर्सबर्ग के मेंटेनेंस फैक्टर्स में फिट होते हैं, बिकॉज ये जॉब में एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। लेकिन कुछ पार्ट्स जैसे एडवांसमेंट एंड रिकग्निशन हर्सबर्ग के मोटिवेशनल फैक्टर्स में आते हैं, बिकॉज ये लोगों को मोटिवेट करते हैं एंड जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो टू समराइज, दोनों थ्योरीज हमें ये समझाते हैं कि कैसे डिफरेंट नीड्स का इम्पैक्ट होता है मोटिवेशन पर, और इन नीड्स का इम्पैक्ट वर्क प्लेस में कैसे दिखता है। मास्लो की थ्योरी हमें एक ब्रॉड व्यू देती है ऑफ ह्यूमन नीड्स। ऑन द अदर हैंड हर्सबर्ग स्पेशली बताते हैं कि वर्क प्लेस में क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। इस तरह से दोनों थ्योरीज इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। Now our next topic is job enrichment.
जॉब एनरिचमेंट का मतलब है जॉब के कंटेंट को इम्प्रूव करना, यानी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्कोप एंड चैलेंजेस को अपग्रेड करना। ये कॉन्सेप्ट हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मेन एम है कि एम्प्लॉयज को उनके वर्क प्लेस से फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन मिले। जॉब एनरिचमेंट के टू की फीचर्स हैं। वन इज मोटिवेशनल टेक्निक, अनदर इज वर्टिकल एनहेंसमेंट। फर्स्ट के फीचर को समझते हैं, मोटिवेशनल टेक्निक। जॉब एनरिचमेंट एक ऐसी टेक्निक है जो चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग वर्क पर फोकस करती है। जब एम्प्लॉयज को ऐसे टास्क मिलते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है और वो चैलेंजिंग फील करते हैं, तो उन्हें अपना काम करने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स, ये टेक्निक लोगों को मोटिवेट करती है थ्रू मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग वर्क। सेकंड, वर्टिकल एनहेंसमेंट। इसका मतलब है कि जॉब में ऐसे फंक्शंस ऐड करना जो नॉर्मली हायर लेवल पर होते हैं। इससे एम्प्लॉयज को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और वो अपनी जॉब में और ज़्यादा एंगेज होते हैं। ये अप्रोच उनको काम करने की फ्रीडम और अपने काम पे प्राइड फील करने का चांस देती है। इन शॉर्ट, जॉब एनरिचमेंट का फोकस है जॉब को रीडिज़ाइन करना सो दैट एम्प्लॉयज को अपना काम ज़्यादा मीनिंगफुल लगे और वो मोटिवेटेड फील करें। इससे उन्हें अपनी जॉब में ग्रोथ एंड अचीवमेंट का सेंस मिलता है। इस तरह जॉब एनरिचमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन को इंक्रीज करना हो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग जॉब में और ज़्यादा टास्क ऐड करना, लेकिन वो टास्क सेम नेचर के होते हैं। इससे जॉब में थोड़ा वैरायटी तो आता है, लेकिन ये लेवल ऑफ चैलेंज या रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। इस प्रोसेस को हम हॉरिजेंटल लोडिंग कहते हैं, मीन्स सेम लेवल पर काम को इंक्रीज कर दिया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि रिपीटेटिव टास्क से जो बोर्डम होता है उससे बचना। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय एक ही टाइप का काम बार बार करता है, तो हम उसको सेम टाइप के और टास्क ऐड करके वैरायटी दे सकते हैं। लेकिन जॉब एनरिचमेंट का फोकस अलग होता है। ये जॉब में ग्रेटर चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऐड करता है। इस प्रोसेस को हम वर्टिकल लोडिंग बोलते हैं, यानी जॉब में हायर लेवल टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड करना, जिससे स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस ज़्यादा यूज होती हैं। यानी जॉब एनरिचमेंट में हम काम का लेवल इंक्रीज करते हैं ताकि एम्प्लॉय को ज़्यादा मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग एक्सपीरियंस मिले। ये एम्प्लॉय के स्किल्स को डेवलप करने और उससे ऑटोनॉमी और प्राइड देने पर फोकस करता है। इन दोनों अप्रोचेस का एम अलग है और दोनों का अपना रोल है। जॉब एनरिचमेंट ज़्यादा फोकस करता है ग्रोथ एंड सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने पर, वेयर एज जॉब एनलार्जमेंट मेनली वैरायटी ऐड करता है एंड बोर्डम को रिड्यूस करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव जॉब एनरिचमेंट। ये प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कैसे जॉब को रीडिज़ाइन करके उसमें मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन इंक्रीज की जा सकती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल है एम्प्लॉयज को फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मीन्स वर्कर्स को अपने टास्क मैनेज करने की फ्रीडम मिले और वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सके। जब उन्हें ये फ्रीडम मिलती है तो वो अपना काम और दिल से करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल इज अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स नीड्स। मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि वर्कर्स की नीड्स क्या हैं। उनके जो भी डिज़ायर्स या एस्पिरेशंस हैं, उनको समझना और जेन्युइनली उनके वेलफेयर का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका मैनेजर उन्हें समझता है, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन द थर्ड वन इज कंसल्टेशन। वर्कर्स को कंसल्टेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। मीन्स उनसे डिस्कशंस में उनकी ओपिनियंस पूछना और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने जॉब्स के बारे में सजेशंस दें। इससे उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनका इनपुट इम्पॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वन इज न्यू टास्क। एम्प्लॉयज़ को न्यू एंड चैलेंजिंग टास्क स्लोली इंट्रोड्यूस करने चाहिए। ये टास्क प्रोग्रेसिव होने चाहिए, जिससे उन्हें न्यू स्किल्स लर्न करने का मौका मिले और वो अपने काम में स्पेशलाइज कर सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज फीडबैक। रेगुलर फीडबैक देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैनेजर्स परफॉर्मेंस पर फीडबैक देते हैं और एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स रिकग्नाइज करते हैं, तो उनमें लर्निंग एंड एफिशिएंसी इंप्रूव होती है।
रिकग्निशन एंड अप्रिशिएशन से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस इफेक्टिव हो और एम्प्लॉयज को फ्रीडम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिकग्निशन मिले, जिससे उनका मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होते हैं। Now our next topic is advantages of job enrichment. First is increased interest. जब जॉब एनरिचमेंट होता है तो वर्क ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बन जाता है। एम्प्लॉयज़ अपने काम में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और काम उनके लिए enjoyable बन जाता है। सेकेंड इज रिड्यूस्ड एब्सेंटेज। जॉब एनरिचमेंट से एब्सेंटेज एंड एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है। जब एम्प्लॉयज़ अपने काम से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो लीव्स कम लेते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करना प्रेफर करते हैं। थर्ड इज मोटिवेशन। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज जॉब एनरिचमेंट में पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि वो ग्रो कर रहे हैं तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। फोर्थ है स्किल डेवलपमेंट। जॉब एनरिचमेंट से एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट भी होती है। न्यू टास्क एंड चैलेंजेस से उनकी स्किल्स रीइंफोर्स होती हैं और वो नए काम सीखने लगते हैं जो उन्हें पर्सनली एंड प्रोफेशनली इम्प्रूव करते हैं। देन फिफ्थ वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब एम्प्लॉयज़ अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं और ग्रो करते हैं तो नेचुरली उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। देन द सिक्स्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। अगर एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूव होती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, प्लस एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन भी इंश्योर होता है जो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो टू समराइज, ये एडवांटेजेस हमें दिखाते हैं कि जॉब एनरिचमेंट से नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होती है बट ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इम्प्रूव्ड आउटपुट, क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ जॉब एनरिचमेंट। ये लिमिटेशंस हमें बताते हैं कि जॉब एनरिचमेंट के कुछ चैलेंजेस एंड ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। सभी जॉब्स को एनरिच करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज कुछ जॉब्स में स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। ये मशीन्स या टेक्नोलॉजी जॉब एनरिचमेंट को लिमिट कर सकती हैं। देन सेकेंड इज कॉस्टली प्रोसेस। जॉब एनरिचमेंट कॉस्टली भी हो सकता है। इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली पड़ सकता है और कभी कभी प्रोडक्टिविटी गेन से भी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ता है कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थ भी है या नहीं। देन द थर्ड इज एफिशिएंसी कंसर्न्स। हाईली स्किल्ड जॉब्स चैलेंजिंग हो सकती हैं पर ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एफिशिएंट भी हों, स्पेशली जब स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो। फोर्थ इज एम्प्लॉय प्रेफरेंसेस। ये भी ज़रूरी है समझना कि सब एम्प्लॉयज़ चैलेंजिंग जॉब्स को प्रेफर नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ जॉब सिक्योरिटी एंड पे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंज नहीं चाहिए। देन द फिफ्थ इज कैपेबिलिटी इश्यूज। कुछ एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ नहीं होती जो जॉब एनरिचमेंट में रिक्वायर्ड होती हैं। जब उनको न्यू चैलेंजेस दिए जाते हैं तो वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाते और उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो टू समराइज, जॉब एनरिचमेंट से जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन इंक्रीज हो सकती है बट ये सब चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस भी साथ में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जब वो जॉब एनरिचमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं सो दैट प्रोसेस स्मूथ एंड इफेक्टिव हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन को जिन बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है वो है, फर्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, second one is extrinsic and intrinsic, third one is financial and non-financial। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। सो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ एंड कंफर्ट को ध्यान रखना, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको उसका क्रेडिट देना या उनको प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जिससे उनको लगे कि उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है और वो अपना काम और अच्छे से करते हैं। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं
और उनका मोरल भी बूस्ट करती हैं। जब लोगों को उनकी वैल्यू समझ आती है और उनको रिकग्निशन मिलता है तो वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, राइट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन का बेस फियर पर होता है, जैसे डिमोशन का थ्रेट देना या ले ऑफ का डर दिखाना। ये पनिशमेंट्स यूज करके बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इससे एम्प्लॉयज अपने एक्शंस को कंट्रोल करने लगते हैं और मिसबिहेवियर करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज उन्हें पनिशमेंट का डर होता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है, एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो सकता है और उनकी ओवरऑल मोटिवेशन भी उनका कम हो सकता है। तो ये अप्रोच फियर एंड एंजाइटी क्रिएट करती है एम्प्लॉयज में, जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता। तो इन शॉर्ट, पॉजिटिव मोटिवेशन से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, बेटर परफॉर्मेंस। और दूसरी तरफ नेगेटिव मोटिवेशन शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव हो सकता है, पर उससे एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को पॉजिटिव मोटिवेटर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। Now, second type of motivation, extrinsic and intrinsic. So let's understand what is extrinsic motivation. Extrinsic motivation का मतलब होता है मोटिवेशन जो जॉब से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस एंड सैलरीज, फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, वेकेशन बेनिफिट्स या मेडिकल रिइंबर्समेंट्स, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की फॉर्म में दिए जाते हैं। देन बोनसेस, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। तो ये सब रिवॉर्ड जॉब से एक्सक्लूडेड हैं एंड एम्प्लॉयज को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जॉब से ही डायरेक्टली अराइज होती है। ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन से मिलती है, जिससे एम्प्लॉयज को अपने टास्क से हैप्पीनेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, रिकग्निशन फॉर गुड वर्क, जब आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाता है और आपको प्रेज या अप्रिशिएशन मिलता है तो आप इंटरनली सेटिस्फाइड फील करते हैं। देन स्टेटस एंड अथॉरिटी, जब आपको पावर या पोजीशन मिलती है तो आपको लगता है कि आपकी वैल्यू है और आप इम्पॉर्टेंट हैं। देन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाता है तो आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज में। इंट्रिंसिक मोटिवेटर से एम्प्लॉयज को काम में इंटरेस्ट आता है, वो अपने काम को इंजॉय करते हैं और इन मोटिवेटर से उन्हें पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। तो टू समराइज, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के थ्रू मोटिवेट करती है, जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको इंटरनली फुलफिल करती है। दोनों मोटिवेशन के टाइप्स अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन से लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मोटिवेशन के कुछ की एस्पेक्ट्स को समझते हैं, लाइक रोल ऑफ मनी इन मोटिवेशन। मनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैनेजमेंट अक्सर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का यूज करती है, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, बोनसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इंश्योरेंस एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट्स। ये सब इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ताकि वो हार्ड वर्क करें और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहें। जब कंपनीज टैलेंटेड वर्कर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं तो कंपेटिटिव सैलरीज का भी यूज करती हैं। देन अनदर एस्पेक्ट इज मनी एंड बेसिक नीड्स। मनी का रोल खास तौर पर फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने में होता है। जब इन नीड्स को अच्छे से नहीं पूरा किया जाता तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत पावरफुल मोटिवेटर बन जाते हैं। मनी से लोग अपनी नीड्स जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फूड, शेल्टर, सेफ्टी, इन सबको अकम्प्लिश कर सकते हैं। मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को यूज करके वर्कर्स को मोटिवेट कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोअर लेवल्स पर हैं, जहां सर्वाइवल एंड सेफ्टी प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं। अनदर की एस्पेक्ट इज सोशल नीड्स एंड स्टेटस। बेसिक नीड्स के अलावा पैसा सोशल नीड्स को पूरा करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मनी अक्सर एक सिंबल होता है स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड पावर का। एम्प्लॉयज मॉनेटरी रिवार्ड्स को इसलिए भी अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज वो उन्हें रिकग्निशन इन सोसाइटी में उनकी स्टैंडिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। तो टू समराइज, मनी सिर्फ बेसिक नीड्स पूरा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने, उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल करने
और उनकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इसलिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मोटिवेट कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल मोटिवेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज लिमिटेशंस। फर्स्ट इज कंपेटिटिव इंक्रीजेस। बहुत बार मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बार बार इंक्रीज करना पड़ता है ताकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहें या फिर उनको जॉब छोड़ने से रोका जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉस्टली भी हो सकता है एंड ये कभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम सिर्फ पैसे पर फोकस करें तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। देन अनदर लिमिटेशन इज सैचुरेशन पॉइंट। जब एम्प्लॉयज खास तौर पर हायर पोजीशंस पर अपनी फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पैसे से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता। इस पॉइंट पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, पर्सनल ग्रोथ एंड रिकग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एम्प्लॉयज ऐसे फैक्टर्स को पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। देन द थर्ड लिमिटेशन इज हाइजीनिक फैक्टर्स। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग मनी को हाइजीनिक फैक्टर की फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। हाइजीनिक फैक्टर्स जॉब डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं लेकिन ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे वेजेस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फाइड होने से रोकते हैं लेकिन ये उन्हें वो डीप सेटिस्फेक्शन नहीं देते जो उन्हें एंगेज रखे काम में। सिर्फ पैसे से एम्प्लॉयज को अपने काम में इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म नहीं मिलता। तो टू समराइज, ये सब लिमिटेशंस हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल मोटिवेशन सिर्फ एक पार्ट है। जब तक हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मोटिवेट सिर्फ पैसे से नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम एम्प्लॉयज़ की नीड्स को अच्छे से समझ सकें और उन्हें मोटिवेट कर सकें। नाउ व्हाट इज़ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, इसको समझते हैं। जब एम्प्लॉयज़ की बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स फाइनेंशियल तरीके से पूरा हो जाती है तो पैसा उनके लिए मोटिवेट करने वाला फैक्टर नहीं रहता। तब एम्प्लॉयज़ दूसरी रिक्वायरमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जैसे स्टेटस चाहिए, उन्हें रिकग्निशन चाहिए, सेल्फ एस्टीम। तो कुछ मेन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को समझते हैं हम। फर्स्ट इज कंपटीशन। जब एम्प्लॉयज या ग्रुप्स के बीच हेल्थी कंपटीशन होता है तो ये उन्हें अपने पर्सनल या टीम गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। इस कंपटीशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप सक्सेस को बढ़ावा देती है। सेकेंड इज प्रेज एंड अप्रिशिएशन। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना और उनको अप्रिशिएट करना एक पावरफुल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर होता है। ये उनकी ईगो नीड्स को पूरा करता है और उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराता है। लेकिन प्रेज को केयरफुली यूज करना चाहिए। अगर किसी इनकॉम्पिटेंट वर्कर को अप्रिशिएट किया जाता है तो दूसरे एम्प्लॉयज में रिसेंटमेंट हो सकता है। इफेक्टिव रिकग्निशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। देन द अनदर वन इज नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। एम्प्लॉयज को उनके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना जॉब सेटिस्फेक्शन को एनहेंस करता है। जब एम्प्लॉयज जानते हैं कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है तो उनका मोराल बूस्ट होता है और उन्हें अकम्पलिशमेंट का एहसास होता है। तो वो इंडस्ट्रीज में जहां वर्कर्स डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते उन्हें परफॉर्मेंस रेटिंग्स के बारे में बताना एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन सकता है। Then the another one is workers participation in management. जब एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड किए जाते हैं तो उन्हें वैल्यूएबल फील होता है एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो ये पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ उनके कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन द अनदर वन इज सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आइडियाज कंट्रीब्यूट करने का चांस देता है। जो एम्प्लॉयज वैल्यूएबल सजेशंस देते हैं उन्हें कैश रिवॉर्ड्स या पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दिया जा सकता है, जैसे कंपनी न्यूज़लेटर्स में उनका नाम एंड फोटो पब्लिश करना। ये मोरल को बूस्ट करता है और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एनहेंस करने के न्यू वेज रिकमेंड करें। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एम्प्लॉयज को एडवांसमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना एक स्ट्रॉन्ग नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। जब उन्हें कंपनी के अंदर ग्रो करने का चांस मिलता है
तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए ज़्यादा कमिटेड फील करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को बढ़ाता है। ओके, सो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। And guys, if you really like my content and efforts, then please subscribe to my channel. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज गाइस शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. ओके, द वे यू नीड इट, देयर माइट बी समवन एल्स आल्सो हु नीड इट, so please help me out to reach out to those kids as well. So please share it with other students and bell icon पर click करना मत भूलिएगा so that you will not miss on any notifications. And guys, please subscribe to the channel. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर गाइस, बाय बाय.